आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर इम्परफेक्शन में सरफेस डिफेक्ट्स को देखने वाले हैं। सरफेस डिफेक्ट से जितने भी टर्म्स है उस सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग मटेरियल साइंस। ये है मटेरियल साइंस का कोर्स चल रहा है। अगर आप लोगों ने भैया ये 7वां-8वां वीडियो हो गया है, यदि आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसे जाकर सबसे पहले जरूर चेक कर लीजिएगा। तो मैं हूं अमरिंदर कुमार आजाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज पर। तो कहता है दुनिया में तरह तरह की बीमारियां हैं, तो भैया मटेरियल को भी अपना बीमारी लग जाता है, उसमें ढेर सारे डिफेक्ट्स हो जाते हैं। जैसे पॉइंट डिफेक्ट्स हो गया, हम लोगों ने देख चुके हैं। लाइन डिफेक्ट्स को भी देख रखा है, पिछले वीडियो में देखा था हम लोगों ने। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सरफेस डिफेक्ट्स को देखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि सरफेस डिफेक्ट्स एक 2 डायमेंशनल डिफेक्ट्स में आता है और सरफेस डिफेक्ट्स जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें ग्रेन बाउंड्री, लो एंगल बाउंड्री, ट्विन बाउंड्रीज एंड स्टैकिंग फॉल्स, ये सभी चीज़ें आपके सरफेस डिफेक्ट्स में गिने जाते हैं। कहता डिफेक्ट्स मतलब क्या समझते हैं सर, समझिए डिफेक्ट्स होता क्या है। तो भैया हम जानते हैं कि क्रिस्टलाइन मटेरियल जो होता है उसमें जो होता है वो सारे एटम एक फिक्स पैटर्न में अरेंज होते हैं, लेकिन अगर उस पैटर्न में अरेंज नहीं है तो वहाँ पे आपको डिफेक्ट्स हैं। ठीक है, वो डिफेक्ट्स हो सकता है कि पॉइंट कहीं पे एक पॉइंट पे गड़बड़ी हो, सब जगह सही है पर एक पॉइंट पे आपका वो अरेंजमेंट जो है वो नहीं है सही से, तो उसको हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स। अगर एक पूरी लाइन पे है जो चीज़ें शिफ्ट हो गया, खिसक गया है एक लाइन से, ठीक है, सारे मॉलिक्यूल यहाँ से उस लाइन से पहले तो अलग ढंग से अरेंज थे, उस लाइन के बाद अलग ढंग से अरेंज है, लेकिन हाँ उसके पहले भी अपना क्रिस्टल फॉर्म में थे, उसके बाद भी क्रिस्टल फॉर्म में है, तो ऐसे डिफेक्ट्स को कहते हैं लाइन डिफेक्ट या फिर एज डिफेक्ट। ठीक है, उसके बाद सरफेस डिफेक्ट्स, कहता पूरे सरफेस पे चीज़ें बदल रही है अगर, ठीक है, एक पूरे सरफेस पे जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से बाकी जगहों पे है, तो उसको हम कहते हैं सरफेस डिफेक्ट्स। कहता है सरफेस डिफेक्ट्स में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं ग्रेन बाउंड्रीज को। कहता है ग्रेन बाउंड्रीज क्या है। ठीक है, तो मैं फिर से बता दूं कि मैं भैया आपको गेट ईएसी जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, गेट ईएसी जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहा हूँ। मैं आपको एकदम इन्फॉर्मेशन देके इतना मैं पढ़ा देना आपको नहीं चाहता कि आपसे टपक टपक के ज्ञान गिरने लगे। ठीक है, मैं इतना नहीं पढ़ा, मैं चाहता हूँ कि भैया आपसे बस एग्जाम निकल जाए। अगर आपको इतना ज्ञान लेना है तो आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा, आपको मल्टीपल्स बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, खुद साथ छानबीन करना पड़ेगा और रिसर्च करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा, तब जाके आप उस लेवल तक ज्ञान को आप लीजिएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं आप गूगल कर लीजिए। मान रहा था किसी को मतलब है ग्रेन बाउंड्रीज ही हम दिन भर पढ़ते रहे, तो उसको क्या कर सकते हैं, वो दिन भर पढ़े, हमारे पास इतना समय नहीं है। ठीक है, जितना क्वेश्चन आता है उतना ही आपको देखना है, जिससे ज़्यादा आता है उस पर ज़्यादा मेहनत करना है, जिस पर कम आता है उसमें कम करना है। कहता देखिए, कहता है ग्रेन बाउंड्रीज क्या आता है। ठीक है, कहता है ग्रेन बाउंड्री जो होता है उस सॉलिडिफिकेशन के दौरान ये फॉर्म होता है। ठीक है, कई जगहों पे सॉलिडिफिकेशन जैसे कुछ किनारों पे है जहाँ पे जल्दी से ठंडा हो गया, तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स अरेंज भी नहीं हो पाया, वो जम गया, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर पाया। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन आ जाते हैं। जैसे कि ये आपका है, इसमें अंदर लिक्विड तुमने पिघला कर एकदम लोहा को रखा है। ठीक है, जैसे रखा तो यहाँ पे किसी प्रकार से ठंडा ही वाला इलाका था, तो यहाँ पे पहले से जमना शुरू हो गया, इस प्रकार से जम गया। ठीक है, जैसे कहीं मूवी कई जगहों पे आप बर्फ़ को जमते देखते होगे या मूवी वगैरह में देखते हो कि पानी के अंदर गिर गया तो बहुत तेज़ी से चीज़ें जम रहा है, कई बार मूवी में दिखाता होगा, तो इसी प्रकार से जमता है। ठीक है, तो इस प्रकार के फॉर्मेशन आपने देखा होगा। ठीक है, किस प्रकार से जीत का था ये जो है वो कांटा वाला सूर वाला फॉर्मेशन, कि इस प्रकार से जम गया, उसके बाद यहाँ से फिर इधर जैसे जमना शुरू हो गया, फिर इधर तरह से क्रैक करके जमना शुरू हो गया, बर्फ़ जैसा बर्फ़ जमता है, कभी इधर से जम गया, बहुत तेज़ी से जमते हुए तुम देखते होगे। ठीक है, तो ये जो है ये जो फॉर्मेशन ऐसा बना है इसको हम कहते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट, DENDRIT। ठीक है, डेंड्राइट। ठीक है, ये ग्रेन बाउंड्रीज में आता है। कहता है सर ये डेंड्राइट है क्या, है क्या तो जानबे करते हो, डेफिनेशन क्या होता है। कहता है डेंड्राइट इज डिफाइंड एज द रैंडम ग्रोइंग सॉलिड फेस इन मोल्टेन मेटल। मोल्टेन मेटल में एक रैंडम कोई एक सॉलिड फॉर्म जनरेट हो गया, पूरा धीरे धीरे जमने के नहीं, एक सॉलिड फॉर्म जनरेट होकर निकल गया। जैसे कुछ देर तक एकाएक ठंडा करो पानी को और उसके बाद जब कुछ बर्फ जम जाए तो उसके बाद उससे निकालो, तो इस प्रकार से कुछ एक
टुकड़ा आपका बर्फ को निकलेगा उसके अंदर से, ठीक है। वो जो है वो क्या है, कहता है उसको कहते हैं डेंड्राइट, ठीक है। डेंड्राइट क्या है भाई, ये कहता है एक डेंड्राइट इज डिफाइंड एज अ रैंडम ग्रोइंग सॉलिड फेज इन मोल्टन मेटल, ठीक है। एक तरह से ये समझ सकते हो कि आपका जो डेंड्राइट है एक प्रकार का ग्रेन है। ग्रेन मतलब क्या होता है जी, कहता है इतना पहले जमा, ये बाद में जमा, तो ये सब जो है वो ग्रेन है। ग्रेन मतलब आइटम नहीं है, इसके अंदर ढेर सारा आइटम होगा जो जमा होगा, लेकिन ये वाला फॉर्म पहले जम गया, ये अलग ढंग से पहले से जम रहा था। कहता पहले बात का मतलब क्या है सर, कि अरे भाई जैसे ये आपका पूरा आपका मटेरियल है और लिक्विड फॉर्म में था, जमना शुरू किया, कहता ये वाला भाई ये किनारे में है तो ये जल्दी जल्दी ठंडा हुआ होगा, तो ये पहले जम गया। ये अपना इधर से ठंडा होना शुरू किया तो ये इधर से जमना शुरू किया, ये इधर से जमना शुरू किया, ये इधर से जमना शुरू किया, ये अपना इधर पहले से जम रहा था, ठीक है सब। फिर इतना इलाका बच गया था तो वो जमना शुरू किया अपना ढंग से। फिर देखा कि भाई इसके ऊपर वाला इलाका ठंडा होना शुरू किया, फिर ये वाला जम के इतना बन गया, तो सब अपना अपना बना लिया। तो यही कहलाता है ग्रेन। ये क्या कहलाता है, ग्रेन, ठीक है। यानी टुकड़े टुकड़े में ये सॉलिडिफाई हुआ है, ठीक है। तो ये जो टुकड़ा होगा इसमें जो होगा वो एक प्रकार का लैटिस स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, मतलब लैटिस स्ट्रक्चर सब जगह सेम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक फॉर्म में आपको अरेंजमेंट इस प्रकार से लैटिस स्ट्रक्चर था, इस प्रकार से अरेंज था। इसमें क्या होगा, हो सकता है कि वो जो उसका यूनिट सेल है वो कुछ थोड़ा सा टेढ़ा, मतलब इससे किसी एंगल पे हो सकता है कि अरेंज है, इसमें किसी और एंगल पे हो सकता है अरेंज है यूनिट सेल, या यूनिट सेल जो है वो इस प्रकार से अरेंज रहेगी, इस प्रकार से इसमें, तो अलग अलग एंगल पे हो सकता है भाई। अरेंजमेंट तो उसका मॉलिक्यूल्स को वैसे ही होना है, ठीक है। उसके बाद यूनिट सेल तो वैसा ही होगा, यूनिट सेल में जो एटम्स जितने जिस प्रकार से अरेंज है उसी प्रकार से अरेंज होंगे, पर वो यूनिट सेल एक दूसरे से जो अरेंजमेंट है वो तो चेंज हो सकता है ना। इसमें पहले सॉलिडिफाई हो गया, इसमें बाद में हो रहा है, तो इन दोनों में तो कोई रिलेशन ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो एक प्रकार का जो अरेंजमेंट हो गया इसको हम एक ग्रेन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्रेन कहलाता है, ठीक है। एक प्रकार का ग्रेन जो है वो डेंड्राइट, दोनों इक्विवेलेंट है, एक जैसा है, ठीक है। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में, दोनों को आप एक जैसा समझ सकते हो, समझने के लिए ले सकते हो। कहता है ग्रेन बाउंड्री को सर कैसे डिफाइन करें, डेंड्राइट तो आप बता दिए, पर ग्रेन बाउंड्री क्या है ये नहीं बताया। कहता है ग्रेन बाउंड्री क्या है, कहता है ग्रेन बाउंड्री इज डिफाइंड एज अ जंक्शन बिटवीन रैंडमली ग्रोइंग डेंड्राइट, ठीक है। कहता है ग्रेन बाउंड्रीज क्या है, कहता है ये सब बाउंड्रीज है, ठीक है। तो एक प्रकार से ग्रेन बाउंड्रीज क्या है, कहता है ग्रेन के का बाउंड्री, ये ग्रेन है, ग्रेन बोलो या फिर इसी को हम डेंड्राइट्स बोलो। डेंड्राइट्स जो बना तो ये डेंड्राइट्स अपना जमा, ये अलग से, उधर से अलग अलग जमा, तो इन दोनों के बीच कोई बाउंड्री होगा ना जहाँ पे इधर मिल रहा होगा, इधर से जमना शुरू हुआ धीरे धीरे करके, तो दोनों के बीच जो बाउंड्रीज है इसी को हम, ये सब जो बाउंड्री मैं बना रहा हूँ इसी को हम बोलते हैं ग्रेन बाउंड्रीज, ठीक है। तो ग्रेन बाउंड्रीज भी हमें समझ में आ गया। अब कहता है ग्रेन बाउंड्रीज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खास प्रॉपर्टी ग्रेन बाउंड्रीज रखता है। कहता है क्या रखता है सर, कहता है ग्रेन बाउंड्रीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको याद रखिए। कहता है क्या है जी, कहता है जो ग्रेन बाउंड्री होता है वो रीजन ऑफ ओरिएंटेशन मिसमैच का बाउंड्री है वो। और कहता है ओरिएंटेशन मिसमैच मतलब कहता है इस रीजन में जो है उस प्रकार से आपका एक तरफ सारा का सारा ओरिएंटेशन रहेगा, पर इसमें जो है, ठीक है, अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का हो तो उसका डायरेक्शन भी अलग होगा। मान लेते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो उसका डायरेक्शन अलग होगा, इसमें अलग होगा, ठीक है। कहता क्यों अलग होगा सर, कहता है कि आपका जो यूनिट सेल में दिखा रखा है कि इसमें जो यूनिट सेल है वो इस प्रकार से अरेंज है, दूसरे में अलग ढंग से अरेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसमें अलग ढंग से अरेंज है, इसमें अलग ढंग से अरेंज है। मैं अलग ढंग से कहने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं BCC में है और मैं FCC हो गया, नहीं, अरे सब BCC ही रहेगा, ठीक है। बॉडी सेंटर क्यूबिक है, क्यूब है आपका, इस प्रकार से मान लेते हैं एटम अरेंज है, पर ये जो है वो इस प्रकार से अरेंज है, तो यहाँ पे है तो अगला भी तो एक क्यूब होना चाहिए था यहाँ पे मिलता जुलता, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, इस ग्रेन के मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट से कोई लेना देना नहीं होगा, उसमें अलग ढंग से सॉलिडिफिकेशन हुआ है, इसमें अलग ढंग से सॉलिडिफिकेशन हुआ है, तो दोनों एक दूसरे से संपर्क नहीं होगा। तो संपर्क का मतलब समझ में आया सर, समझ लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से सेल्स मान लेते हैं, यूनिट सेल इस प्रकार से अरेंज है, ठीक है, इस प्रकार से अरेंज है, ठीक है, इस प्रकार से अरेंज है, ठीक है, इस प्रकार से अरेंज हुआ। अब कहता है कि बगल में सॉलिडिफिकेशन अलग ढंग से हो गया, कहता वो क्या होगा, तो कहते इस प्रकार से पहले ही सॉलिडिफाई हो गया था वो, ठीक है। कहता अंतर क्या पड़ा था, अंतर है आपका, ठीक है। या अगली बार हो सकता है कि
जो ऊपर वाला है वो और किसी ढंग से अरेंज हो जाए। कहता किस प्रकार से सर, कहता इस प्रकार से अरेंज हो जाए यूनिट सेल, ठीक है, इस प्रकार से सबका सब ओरिएंटेड हो जाए, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ओरिएंटेड हो जाए, तो मुड़ गया किसी और ढंग से। तो देखिए इसका मतलब हो गया कि ये मॉलिक्यूल जो है वो इसका हिस्सा बन गया है, ठीक है, जबकि उसको कहीं और जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका दिक्कतें आ सकती हैं, यानी कि ग्रेन बाउंड्री जो होता है एक प्रकार का रीजन है फॉर ओरिएंटेशन मिसमैच का, ठीक है। वहाँ पे ओरिएंटेशन मिसमैच रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे है वो सेम पिक्चर को फॉलो नहीं कर रहा होगा, इसमें अलग पिक्चर होगा, इसमें अलग पिक्चर होगा, और यहाँ पे वो जो बाउंड्री है वहाँ पे जो है वो सेम रिपीटिशन जो है यूनिट सेल का वो नहीं फॉलो हो रहा होगा, ठीक है। अगला कहता है ग्रेन बाउंड्री जो होता है वो रीजन होता है हाई एनर्जी का। जाहिर सी बात है ये एनर्जी ज़्यादा हो गया क्योंकि यहाँ पे ओरिएंटेशन सही नहीं है, ठीक है। वहाँ पे मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे से इंट्रैक्शन सही से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वो चाहता था कि हम इस प्रकार से अरेंज हो जाए ताकि हमारा जो एनर्जी हो मिनिमम हो, पर हो नहीं पाया ऐसा। तो ये जो रीजन्स हैं आपके वो हाई एनर्जी रीजन्स बने के बने रह गए। अगला कहता है ग्रेन बाउंड्री जो होता है वो रीजन होता है ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट का। वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट कम है, अगर इसको गर्म करोगे आप, ठीक है, एनर्जी तो पहले से ज़्यादा है ना, अगर गर्म करोगे तो सबसे पहले आपको यहीं से वो पिघलना शुरू होगा, क्योंकि यहाँ इधर वाला जो एटम्स है, ठीक है, इस बाउंड्री में जो एटम है वो आपस में जो था उसका लैटिस उससे वो अच्छा से इंटैक्ट था, वो कनेक्टेड था, उससे बॉन्डेड था, पर इधर वाला से सही से नहीं न बंध पाया वो। इधर वाला जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने ढंग से जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, और इधर वाला अपने ढंग से जुड़ा हुआ अपने वाला, और इन दोनों में कोई बढ़िया से इंटरेक्शन नहीं हो पाया, बढ़िया से एक दूसरे को हाथ नहीं पकड़ पाया, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स बढ़िया से नहीं लगा पाया, एनर्जी रीजन ज़्यादा बना रह गया। यानी कि मेल्टिंग होगा तो सबसे पहले यहीं पे मेल्टिंग होगा, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इस बाउंड्री पे कम होता है, वहाँ पे सबसे पहले मेल्टिंग होगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें कि जो ग्रेन बाउंड्री रीजन है ऑफ हैवी इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन, यहाँ पे इम्प्योरिटी भी है तो यहीं पे होगा। कहता है ऐसा क्यों सर? कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें रहता, ठीक है, तो हाथ बढ़िया से नहीं ना पकड़ पाता। वहाँ पे जब सॉलिडिफाई हो रहा था होगा तो जहाँ पे अगर आपको एक आध को दूसरा इम्प्योरिटी डला हुआ है तो वहाँ पे अच्छा से माने कि सॉलिडिफाई होने का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज़्यादा अट्रैक्शन बना लिया, एक दूसरे का जोर से हाथ पकड़ लिया, पर दूसरा एलिमेंट का एटम देख लिया तो उसका हाथ पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा, तो उसको छोड़ के बगल वाला का पकड़ लेगा, तो उसको छोड़ दिया सबके, और उसको सबके सब छोड़ दिया, सबके सब छोड़ दिया, सबसे लेट से नहीं जमेगा जी इसका भाई। जब सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेगा फिर देखेगा कि यार यार हमारा हाथ तो खाली रह गया, तो इसके बगल वाला को इसका हाथ पकड़ेगा जब किसी का हाथ खाली रह गया। मतलब जो यहाँ रियल लाइफ में हो रहा है वही वहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो वहाँ सबसे लेट से पकड़ा है, यानी कि सबसे लेट से सॉलिडिफाई हुआ है, तो मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या था जी, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कभी पर मेल्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। वो थोड़ा सा एनर्जी भी हाई रह गया, थोड़ा सा एनर्जी दोगे सबसे पहले वही पिघलेगा, वहाँ वाला पॉइंट, ठीक है। तो इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा रहेगा? तो कहता है कि जहाँ पे भी आपका ग्रेन बाउंड्रीज है वहाँ पे इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अगर इम्प्योरिटी उसमें है तो कहाँ पे चला गया होगा? तो सारा मतलब चला नहीं गया होगा, ग्रेन बाउंड्री ही वहाँ पे बनता है, ठीक है। वहीं पे मतलब कि अगर ये इस रीजन में सब एक प्रकार का एटम है तो ये सबसे पहले सॉलिडिफाई हो गया, एक दूसरे को जल्दी जल्दी हाथ पकड़ लेगा, ठीक है। इसका कोई पकड़ ही नहीं रहा था तो यहाँ पे अपने आप क्या बन जाएगा? बाउंड्री बनता चला जाएगा, ठीक है। जहाँ पे इम्प्योरिटी है अपने आप वहाँ पे बाउंड्री बनता चला जाएगा, ठीक है। और मैं अगर बातें करूँ कि अगर हमको स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो हकीकत में अगर आप स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो तो फाइन ग्रेन बनाओ, फाइन ग्रेन बनाओ। तो फाइन ग्रेन मतलब सर कि अगर इतना बड़ा बड़ा पत्थर जैसा ग्रेन बन रहा है तो उसका स्ट्रेंथ कम होगा, अगर इसे छोटे छोटे ग्रेन बन रहे हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच है तो इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फाइन ग्रेन अगर है तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, क्रोजन भी बढ़ेगा, लेकिन ठीक है स्ट्रेंथ बढ़ेगा पर क्रोजन बढ़ेगा। तो क्रोजन क्यों बढ़ा सर? कहता है क्योंकि एनर्जी बढ़ा हुआ है, जितना ज़्यादा ग्रेन बाउंड्री रहेगा उतना ज़्यादा एनर्जी रहेगा। बड़का बड़का ग्रेन है तो भैया बाउंड्री पर एनर्जी ज़्यादा होता है तो बाउंड्री कम न जाएगा, तो बाउंड्री कम जाएगा तो कहता उतना ही आपका एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा अगर आपका ग्रेन साइज बढ़ेगा। ग्रेन साइज फाइन ग्रेन होगा, ग्रेन साइज घटेगा, फाइन ग्रेन है, फाइनर माने बहुत छोटे छोटे ग्रेन है, ठीक है। अगर फाइन ग्रेन बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ आपका बढ़ेगा, क्रोजन भी बढ़ेगा। और क्रोजन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एनर्जी बढ़ रहा है सिस्टम का, ठीक है।
आप कहोगे सर फाइन ग्रेन बढ़िया है, तो बढ़िया खराब कुछ नहीं होता है, सबका अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, जैसे फाइन ग्रेन करने से, फाइन में छोटा छोटा ग्रेन करने से स्ट्रेंथ तो बढ़ गया पर कोरोजन बढ़ गया क्योंकि एनर्जी बढ़ गया था। और भी जाओ क्योंकि कहता फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है, कहता स्ट्रॉन्गर है पर सिर्फ इन ओनली लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे क्यों सर, कहते पहले से उसकी एनर्जी बढ़ी हुई है, अगर टेम्परेचर तुम कम कर देते हो तो भैया वो जल्दी नहीं ना टूटेगा, उसका एनर्जी कम लग गया, थोड़ा सा रिड्यूस हो गया एनर्जी, पहले से एनर्जी भरा पड़ा था उसके अंदर, थोड़ा सा उसको ठंडा कर दिए तो उसका एनर्जी थोड़ा सा शांत हो गया, तो अब उसमें क्रोजन नहीं होगा। ठीक है, यानी ठंडा का इलाका है तो ठंडे के इलाका में आप फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर को आप प्रीफर कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर वो क्रोजन वगैरह जल्दी से नहीं पकड़ेगा उसका। ठीक है, कहता एंड नॉन क्रोसिव इन्वायरमेंट, कहता क्रोसिव इन्वायरमेंट नहीं है तब भी आप फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर के साथ जा सकते हो क्योंकि स्ट्रेंथ तो ज़्यादा दे रहा है ना वो। तो देखो यही सब इंजीनियर है जो चीज़ों को समझता है, वरना यहाँ पर सारा मैकेनिक है वो अगर चला जाएगा ठंडा वाला इलाका में तो वो यही काम करता रह जाएगा। लेकिन हम जान रहे हैं कि ठंडा का इलाका है तो फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर आ जाएगा, अगर आ जाएगा कहता फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर आएगा कैसे, ठंडा करे तो अपने से ना ग्रेन बनेगा। कहता अरे उसमें इम्प्योरिटी डाल दो ना, इम्प्योरिटी डाल दोगे तो ग्रेन अपने आप छोटा छोटा बनने लगेगा। मैंने बताया ना कि अगल बगल में अगर दूसरा एलियन आ गया तो उसका हाथ नहीं ना कोई पकड़ेगा, तो ग्रेन छोटा छोटा बनने लगेगा। बीच में इम्प्योरिटी जितना ज़्यादा है वो इम्प्योरिटी उतना जगह वो जगह छोड़ देगा, ठीक है, उसका सबसे लेट से हाथ पकड़ेगा तो उतना फाइन ग्रेन बनेगा। ठीक है, फाइन ग्रेन बना तो स्ट्रेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। यही तो कारण है, मैंने बताया था कि देखो आप जब इम्प्योरिटी डालते हो तो डिसलोकेशन बढ़ जाता है पर फिर भी स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, पर डिसलोकेशन बढ़ने से तो स्ट्रेंथ कम ना चाहिए। कहता और भी तो रीजन है, और रीजन क्या है, कहता और रीजन ये है कि जैसे फाइन स्ट्रक्चर करते हो स्ट्रेंथ बनने का, कहता है ग्रेन फाइनर हो जाता है, जो ग्रेन साइज होता है वो छोटा हो जाता है और ग्रेन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फाइन हो जाते हैं। और फाइन ग्रेन मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा सा अरेंजमेंट, एक दूसरे से बढ़िया से पैकिंग, और पैकिंग ज़्यादा हो गया स्ट्रेंथ बढ़ गया। हाँ क्रोजन बढ़ सकता था तो हम लोग उसको नॉन क्रोसिव इन्वायरमेंट अगर रख दिए तो हमारा काम बन गया। ठीक है, और अगर ठंडा वाला इलाका है तो और अच्छी बात, सोने पे सुहागा। तो इस प्रकार से आप काम चला सकते हो। मतलब अगर हम एक लाइन में कहें कि इम्प्योरिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा जी, कहता इम्प्योरिटी अगर सर बढ़ा देंगे इसका मतलब है कि फाइन ग्रेन मिलेगा। इम्प्योरिटी बढ़ाने से क्या होगा, फाइन ग्रेन मिलेगा। ठीक है, फाइन ग्रेन मिलेगा इसका मतलब क्या है जी, कहता है कि आपका फाइन ग्रेन है, ज़्यादा ग्रेन बाउंड्रीज बनेगा, ग्रेन बाउंड्रीज आपका बढ़ जाएगा, ग्रेन बाउंड्री की संख्या बढ़ जाएगी, ग्रेन बाउंड्री की संख्या बढ़ जाएगी, इसका मतलब एनर्जी बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गया मतलब कि कोरोजन ज़्यादा होगा। एनर्जी है मतलब रिएक्शन करने के बाद, कोरोजन है क्या, ऑक्सीजन या फिर जो भी एटमॉस्फेयर में गैसेज वगैरह है उससे रिएक्शन करना, तो एनर्जी ज़्यादा है तब ना रिएक्शन आसानी से करेगा। ठीक है, उसको वो टेम्परेचर भी तो चाहिए रिएक्शन करने के लिए, तो कोरोजन बढ़ जाएगा आपका इम्प्योरिटी बढ़ाने से, तो इम्प्योरिटी बढ़ेगा कोरोजन बढ़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा इम्प्योरिटी डालते हैं तो कोरोजन बढ़ता है, घटता नहीं। लोगों को लगता है ये घट जाएगा पर कोरोजन उससे बढ़ जाता है। अरे यही तो कारण है कि कभी कभी सोना जो होता है अगर धुंधला पड़ रहा है, अगर करिया हो जा रहा है तो आप शिकायत करने जाते हो कि सोना करिया हो गलो। ठीक है, इसका मतलब है उसको मिलावट ज़्यादा कर दिया वो। ठीक है, जिसने उसको मिलावट करना चाहिए था उससे ज़्यादा मिलावट कर दिया, इसलिए उसमें जंग लग रहा है, वो एटमॉस्फेयर से रिएक्शन कर ले रहा है, वरना जो सोना होता है प्योर सोना होता है वो जल्दी रिएक्शन एटमॉस्फेयर से नहीं करता है। तो इम्प्योरिटी बढ़ाओगे कोरोजन ज़्यादा होगा, याद रखिएगा। तो कहता है कि यानी कि अगर आप जिसमें मल्टीग्रेन स्ट्रक्चर बन रहा है यानी कि इम्प्योरिटी ज़्यादा है उसको आप ठंडे टेम्परेचर पे इस्तेमाल करिए, बढ़िया बात है क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा देगा वो। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे तो स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, जब कोरोजन अगर उसका हो गया थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज़्यादा यानी गर्मी वाला इलाका में है, इम्प्योरिटी वाला मटेरियल है, उसमें क्या हो जाएगा जी, कहता उसका स्ट्रेंथ ठीक है, स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर जंग लग गया तो टूट ना जाएगा जी, जंग लग गया इसी कमज़ोर हो गया, भुरभुरा कर टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कहता है कि अगर आपको हाई टेम्परेचर पे इस्तेमाल करना है तो सिंगल क्रिस्टल मटेरियल का इस्तेमाल करिए। ठीक है, कहता सिंगल क्रिस्टल मटेरियल मतलब सर इम्प्योरिटी मत डालो, उसका ग्रेन साइज अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए कि प्योर रहे तो उसमें ग्रेन साइज अपने आप बढ़ जाएगा, सारे मटेरियल जो जितने भी उसमें है वो एक ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर में रहेंगे, कहीं पे भी जो होता होगा ग्रेन मतलब बड़े बड़े ग्रेन बनेगा तो आपको बहुत दूर दूर तक आपको सेम पैटर्न में यूनिट सेल को रिपीटेशन आपका दिखेगा। कहता ऐसे को हम कहते हैं मोनो क्रिस्टल मटेरियल। कहता मोनो क्रिस्टल मटेरियल को आप हाई टेम्परेचर पर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसको जो इसमें मिलावट है उसको हाई टेम्परेचर पे इस्तेमाल करोगे उसका बहुत तेज़ी से कोरोजन होने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको मज़ा आ रहा होगा समझने में, सब चीज़ इन्फॉर्मेशन है, अगर जिज्ञासा से सुनोगे तो अपने आप एकदम देखो इस दुनिया में दो
महान लोग थे, एक था कृष्ण और एक थे कर्ण। और कृष्ण कर्ण का क्या तुलना करें यार, तुलना करने लायक ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अगर हम कर्ण और अर्जुन का तुलना करें तो बहुत बढ़िया है। तो सुन लो थोड़ा सा, ये काम देगा तुमको। एक है कर्ण और एक था अर्जुन, ठीक है। आज भी लोग झूठ मूठ का कर्ण के पीछे पड़े रहते हैं। कर्ण कर्ण तो ये कभी हारता, वो उसके पास ये था वो था, कवच कुंडल नहीं छीनता तो कभी हारता। अरे गधा, कवच कुंडल नहीं छीनता, इसको भी कवच कुंडल दे दो ना, ये तो ऐसे भी नहीं हारेगा। वो तो बिना कवच कुंडल को तुमसे नहीं हार रहा है। तुम तो कवच कुंडल के साथ भी तुमको पता नहीं कितनी बार हारा है वो, ठीक है। कहता ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखो सबसे पहले ये समझो कि कर्ण अर्जुन से कई बार लड़ा और हर बार हारा। पहले तो ये मत सोचो कि कर्ण कभी अर्जुन से जीत सकता था, ठीक है। उसको जीतने के लिए कई लोगों ने सहायता किया कर्ण का, फिर भी वो नहीं जीत पाया। कहता कौन कौन सहायता किया सर? कि बहुत लोगों ने सहायता किया उसका, ठीक है। एक तो वो जन्म के साथ कवच कुंडल के साथ मिला, पैदा हुआ, ये सहयोग दिया देवताओं ने उसको, ठीक है। इसने जो पाया वो सब अपनी मेहनत से पाया, इसे देवताओं ने नहीं दिया। इससे तपस्या, तप मतलब क्या होता है, ठीक है, ध्यान साधना पढ़ाई लिखाई, इससे उसने पाया सब चीजें। उसने अपनी मेहनत से सब चीजें पाया। इसको जन्म से मिल गया कवच कुंडल, और क्या खोजते हो, ठीक है। तुमको विजय धनुष मिला, ठीक है। जो भैया आप चारों मंत्र बना देता था कि भाई ये किसी को कुछ होबे नहीं करेगा, अतः तभी निहत्था नहीं था तभी मार दिया उसको। भाई तुम धनुष लेके तुम प्रोटेक्शन लिए हो, कौन मारे, तुम जीत जाते। उसके बाद इस पे एक बाण चलाया था वो जो एक नाग वाला था वो वाला, ठीक है। तो वो ही मदद करने के लिए इसके पहुंच गया था, ठीक है, जिससे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बचाया था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कर्ण को अर्जुन ने कई बार हराया। कहता कैसे सर? हमको तो आज तक नहीं पता कि कर्ण को हराया है। कि सबसे पहले द्रौपदी के जो स्वयंवर था उसमें अर्जुन ने कर्ण को हराया, ठीक है। विराट युद्ध में अर्जुन ने अकेले पूरी कौरव सेना को हराई। गंधर्वों के साथ युद्ध में कर्ण को हराया। यानी कई बार कर्ण को अर्जुन ने हराया। ऐसा नहीं कि एक बार की विजय धनुष था तो मतलब ये हो गया, उसको निहत्था था इसलिए मार दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कई बार हराया। कहता क्यों हराया सर? इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि यह आपके काम का है, ठीक है। कहता इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये था कि ये जो था ना ये पढ़ता था, ठीक है। इसको विद्या सीखना, ठीक है, पहले स्किल सीखा जाता था, ठीक है। ज्ञान का मतलब था चीज़ों को सीखना। आज के तो भाई किताब बस पढ़ लिया, हमको दिमाग में है बस बहुत है, दिमाग में होने से नहीं होता है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ता है, यानी कि स्किल सीखना पड़ता है। आपको गाड़ी ऐसे चलाते हैं ऐसे चलाते हैं, अरे गाड़ी चलाना आना चाहिए तुमको। क्या पढ़ लिया किताब तो गाड़ी चलाना आ जाएगा? हेलीकॉप्टर उड़ा लोगे तुम? जहाज उड़ा लोगे? सिर्फ पढ़ने से उड़ा लोगे? नहीं, करना पड़ेगा, आपको स्किल सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसने सीखा, ठीक है, इसको सीखना पसंद था और इसको हट था। इसने मेहनत किया, हार्ड वर्क। कहता हार्ड वर्क गलत चीज़ है सर? बिल्कुल नहीं है, पर हार्ड वर्क से पढ़ाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। कहता क्या सर आप तो कर रहे थे भैया हार्ड वर्क से तो हम लोग पढ़ाई करते हैं। कहता हार्ड वर्क करोगे तो तुम कर्ण बनोगे, और कर्ण बनने की सबसे बड़ी जो नुकसान है वो ये है कि जब तुम्हें उस ज्ञान की सबसे ज़्यादा जरूरत रहेगी तब उसे तुम भूल जाओगे। ये कर्ण को श्राप है, और ये कर्ण को नहीं, भगवान परशुराम का ये श्राप हर एक विद्यार्थी को है। जैसे ही आप एग्जाम हॉल में घुसते हो उसके पहले तुम्हें सब चीज़ याद रहता है, पर जैसे एग्जाम हॉल में घुसते हो आप सब चीज़ भूल जाते हो, और जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय रहता है उतना ज़्यादा तुम भूल जाते हो। स्टेज पे जाओ तुमसे एक भी शब्द नहीं निकलेगा, ले सब जानते थे। इंटरव्यू में जाओ, अरे सब जानते थे, कुछ मुंह से आ ही नहीं रहा है। जितना ज़्यादा कठिन जगह पे जाओगे उतना ही तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा, दिमाग साथ छोड़ देता है। कहता ऐसा क्यों होता है? ऐसा देखो, समझने की चेष्टा है करो। तुम सब पढ़ के गए हो लेकिन दिमाग में वो चीज़ें हैं, और दिमाग वहाँ पे काम ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वह स्ट्रेस आ गया है। तो वो वहाँ के जो कंडीशंस है उससे बोला बोला हुआ है, उसके दिमाग में सेव है, पर चीज़ों को वो याद नहीं कर पा रहा है। लेकिन क्या, मुझे ये बताओ कि क्या तुम सांस लेना भूल गए? कुछ लोग तो ऐसा भी होता है कि इतना ज़्यादा पैनिक हो जाता है, ढेर सारा भीड़ देख के स्टेज पे जाके सांसों लेना भूल जाता है, पसीने पसीने होने लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको स्टेज में फोबिया कहते हो तुम लोग। क्यों हो रहा है? क्योंकि दिमाग ही काम नहीं कर रहा, दिमाग सांसें लेना भूल गया है, पसीने से परेशान हो गया है दिमाग, ठीक है। वो एकदम घबरा गया है, जिसके कारण ये हो रहा है, ठीक है। लेकिन तब भी अगर जो मेन चीज़ है वो दिमाग क्या भूल रहा है, जैसे सांस लेना, ठीक है, जैसे आंखों का की पलकों को फड़फड़ाना, ठीक है, बहुत चीज़ों को वो नहीं भूल रहा। कहता क्यों नहीं भूल रहा? क्योंकि उसका तुमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, ठीक है। वो तुम्हें कोई चीज़ें इतना प्रेम रहता है किसी चीज़ों से कि तुम उसको आंख बंद करके भी किसी भी कंडीशन में कर लेते हो। अर्जुन के साथ यही था, उसको अपना जो विद्या था उसमें इतना लगाव था कि वो नींदों में प्रैक्टिस कर रहा है, अंधेरों में उठ के चल जा रहा है प्रैक्टिस करने, वो दिन रात यही कर रहा है।
ठीक है, वो सोच रहा है इसके बारे में, हर वक्त उसको दिमाग में वही चल रहा है, ठीक है, हर जगह जा रहा है तो वही चीज़ सीख रहा है। वो चला गया भैया, उसको देश निकाला मिल गया 1 साल के लिए, तो चला गया वो इधर वो देवताओं के पास, और वहाँ से भी सीख के आ गया, ढेर सारा दिव्यास्त्र लेके पहुँच गया। तो ये था, ठीक है, अर्जुन। तो अर्जुन बनो। अर्जुन मतलब आप इंटरेस्ट पैदा करो सब्जेक्ट में, मनोरंजन देखो, उसे जानने की कोशिश, जिज्ञासा पैदा करो, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करो। अगर इंटरेस्ट आ जाएगा तो आप खुद ही चीज़ों को समझने लगोगे, आपका दिमाग खुद ही आंसर ढूंढने लगेगा, क्योंकि वो बार बार उसी चीज़ को ढूंढ रहा है, यार यहाँ ये ऐसा होता था, नहीं ये ऐसा होता था। ये खुद ही, जैसे एक बच्चा को देखो, ठीक है, छोटा बच्चा मोबाइल चलाना सीख जाता है, ठीक है, क्या तुम सिखाते हो? नहीं, वो इसका इंटरेस्ट है, वो देख देख के सीख जा रहा है, ठीक है। जबकि मोबाइल इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि अगर बूढ़े बुजुर्ग को दे दो, उसका हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बच्चा को कुछ नहीं पढ़ना आ रहा है उसमें, लेकिन वो देख रहा है तुमको पढ़ से सीख जा रहा है, क्योंकि वो इंटरेस्ट ले रहा है, उसको दिमाग खाली है, बैठा हुआ है, पढ़ से वो सीख जा रहा है चीज़ों को, ठीक है। मोबाइल चलाना भाई यूट्यूब को ढूंढ के, 1 साल का बच्चा, 1 साल से छोटा बच्चा, ठीक है, मेरा भतीजा है 1 साल से छोटा है, वो 6 महीना में जो था मोबाइल चला रहा है, कट 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 कट, ठीक है। तो ये स्थिति है। तो समझिए टेक्निकल में, खासकर टेक्निकल में जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं हो, कुछ लोग होता है ना कि बैठ के मशीन बना रहा है तो बना रहा है, दिनों भर लग रहा है, सोच लो कि जिसमें इंटरेस्ट नहीं होगा वो उतना इंटरेस्ट के साथ वो उतना 1 घंटा 2 घंटा बैठ पाएगा, ठीक है। वो दिनों भर, कुछ लोग आदमी देखते होगे तुम लोग मैकेनिक वगैरह को, कि वो भूर हार कर रहा है, बाइक खराब है, दिन भर भूर हार कर रहा है, तो उसको मज़ा आ रहा है तब ना। अगर उसको सिर्फ जिम्मेदारी होती कि तुमको भाई पैसा कमाना इसलिए बनाओ, बना पाता, वो आ जाता है हमारे से नहीं बनेगा, ले जाइए इसको, ये खराब हो गया है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया है, कई लोग करते हैं। लेकिन जो इसका इंटरेस्ट है वो दिन भर हो रहा है, अरे क्या हो गया जी, समझ में कुछ नहीं आ रहा, यही तो मैथमेटिक्स है। अब वो समझ कुछ नहीं आ रहा कैसे क्वेश्चन बनना है, लेकिन दिन में भिड़े पड़े हो तुम उससे, ठीक है। इंटरेस्ट की बात है, और जिसको इंटरेस्ट नहीं आएगा वो भी आ जाएगा, तुरंत काटेगा, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा हमको, हटाओ दूसरा बनाओ, ठीक, इसमें आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला टर्म है इक्यू कोहेसिव टेम्परेचर। इक्यू कोहेसिव टेम्परेचर कहता है, ये है टी से सिंबल से हम दिखाते हैं। इक्यू कोहेसिव टेम्परेचर कहता है ये क्या होता है, कहता है ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे ग्रेन का एनर्जी है, जो इसका अंदर का एनर्जी और ग्रेन बाउंड्रीज का जो एनर्जी है वो दोनों सेम हो जाए, ऐसा टेम्परेचर। कहता है ये क्या है सर, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम, क्या पहले से नहीं होता है क्या? नहीं होता है जी, हमने बताया कि इसका एनर्जी ज़्यादा ना है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो नहीं एनर्जी है, होता है कहाँ से, टेम्परेचर पर ना होता है एनर्जी, ठीक है। एनर्जी है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स जो है वाइब्रेट कर रहा है, मॉलिक्यूल से ना एनर्जी रखेगा, उसमें करंट एनर्जी है, और मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन के कारण जो एनर्जी है उसी को तो हम टेम्परेचर के फॉर्म में नापते हैं। टेम्परेचर होता है क्या है, तुमको पता है? कौन आदमी बताएगा? कमेंट सेक्शन में मुझे टेम्परेचर का डेफिनेशन लिख के दिखाओ तो, कितना काबिल हो तुम लोग, पता लग जाएगा। टेम्परेचर किसी को डेफिनेशन आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चलिए बाकी हम लोग इक्यू कोहेसिव टेम्परेचर की बात करते हैं। तो ये टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर एट विच बोथ ग्रेन एंड ग्रेन बॉन्डेज विल हैव इक्वल स्ट्रेंथ, दोनों इक्वल स्ट्रेंथ रखता हो, दोनों बराबर स्ट्रेंथ रखता हो, तो उसको हम कहेंगे इक्यू कोहेसिव टेम्परेचर, ठीक है। जाहिर सी बात है, एगो जो हो जाता है, एगो का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, एगो का स्ट्रेंथ मतलब कि इसका स्ट्रेंथ ग्रेन जो है वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए है ना, तो उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और ये जो बाउंड्रीज है उसका स्ट्रेंथ कम होगा। तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे दोनों सेम हो जाए, दोनों का स्ट्रेंथ सेम हो जाए, उसको हम कहेंगे इक्यू कोहेसिव टेम्परेचर। थोड़ा सा और चीज़ों को देखिए, कहता है यहाँ पे आपको ग्रेन दिख रहा है, ग्रेन फॉर्मेशन दिख रहा है, ठीक है, ये मटेरियल है, इसमें आपको ढेर सारा ग्रेन दिख रहा है, और ग्रेन बाउंड्रीज भी दिख रहा है। मैं ये जो ब्लू से बना रहा हूँ ग्रेन बाउंड्रीज है, ठीक है। ग्रेन क्या है? तो कहता है अंदर वाला इलाका जो है वो ग्रेन कहलाता है। कहता अगर टेम्परेचर जो है वो इक्यू कोहेसिव टेम्परेचर से कम है, टी से कम है, तो कहता ऐसी कंडीशन में जो होता है वो ग्रेन बाउंड्री जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जबकि ग्रेन जो होता है वो वीकर होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब मैं हार्डनेस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मटेरियल स्ट्रेंथ और मटेरियल की मैं बात कर रहा हूँ, मटेरियल का स्ट्रेंथ वहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों भाई? स्ट्रेंथ तो मटेरियल समझ रहे हो ना, कि मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखा है, कहता लचीलापन है। लचीलापन मतलब तुम खींचोगे तो आपको इलास्टिसिटी दिखेगा, रबर जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन इसमें हार्डनेस ज़्यादा दिखेगा, स्ट्रॉन्गर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ का मटेरियल जो है वो स्ट्रॉन्गर है। कब जी? मतलब जब टेम्परेचर टी से कम है, ठीक है। और अगर टी से ज़्यादा है, अगर आपका टेम्परेचर जो है वो टी से ज़्यादा है, तो या ऐसी कंडीशन में आपका ग्रेन जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। और आपका जो ग्रेन बाउंड्री है वो आपका वीक पड़ जाता है। हाँ, और अगर हम दोनों टेम्परेचर जो है अगर बात करें टी पर, तो जाहिर सी बात है टी का डेफिनेशन होता है कोहेसिव टेम्परेचर का
इस पे दोनों का स्ट्रेंथ, जो ग्रेन है और ग्रेन बाउंड्रीज है, दोनों का टेम्परेचर, दोनों का स्ट्रेंथ सेम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, एक और अगर हम बात करें या हम ट्रांसगुलनर फ्रैक्चर की बात करें, ट्रांसगुनल फ्रैक्चर की बात करें, तो अगर ये टेम्परेचर है, ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर जो है वो टी से कम है तो आपका फ्रैक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, ट्रांसगुनल फ्रैक्चर। ठीक है, यानी कोई फ्रैक्चर आता है तो कहीं से भी हो सकता है। लेकिन अगर, ठीक है, अगर आपका मतलब ऐसे का मतलब समझिए, ठीक है, ऐसे का मतलब है कि ये ग्रेन के बीच से होकर जा रहा है। ठीक है, ये कहीं भी ग्रेन बाउंड्री से फ्रैक्चर होकर नहीं जा रहा है। अगर फ्रैक्चर करना चाहोगे तो ग्रेन फट जाएगा, ग्रेन टूटेगा, ग्रेन के बीच से टूटेगा। ठीक है, कहीं पे भी ग्रेन बाउंड्रीज पे क्रैक नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेन बाउंड्री जो है वो स्ट्रॉन्गर है। ट्रांसगुनल फ्रैक्चर जो होगा वो इस प्रकार से होगा। जबकि अगर टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया है टी से, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आपका ग्रेन बाउंड्री वीकर है, तो अगर आप इसमें फ्रैक्चर लाने की कोशिश करो तो सबसे पहले तुम एक एक मॉलिक्यूल को जाकर तो तोड़ोगे नहीं, एक ग्रेन को तोड़ने की कैपेसिटी तो है नहीं, तुम तो पूरा मटेरियल को फ्रैक्चर करोगे, तो अपने आप ये अंदर वाला फ्रैक्चर आएगा। तो ये जो फ्रैक्चर होगा वो अपने आप जो होगा वो इस प्रकार से होगा, ठीक है, कि वो जो फ्रैक्चर की लाइन है वो ग्रेन बाउंड्रीज पर ही रहे। ट्रांसगुनल फ्रैक्चर जो होगा वो ग्रेन बाउंड्री पर से होके जाएगा। ठीक है, जो भी आसपास का ग्रेन बाउंड्री यहीं से टूटेगा, तुम खींचोगे नहीं, होता है जहाँ पे क्रैक रहता हो जैसे फटता है, प्लास्टर में हल्का सा तुम नोकी दे देते हो, फाड़ देते हो, फिर जैसे फाड़ देता है पूरा पूरा। शैम्पू फाड़ना देते हो ऊपर से, इस प्रकार से शैम्पू बनाता है ताकि यहाँ से तुम फाड़ सको इस प्रकार से। ठीक है, शैम्पू में नहीं बनाया रहता है, शैम्पू को फाड़ना रहता तो पूरा इस प्रकार जिग जैग बना रहता है, और नीचे भी जिग जैग बना रहता है, जैसे फाड़ना फाड़ लो और तुम यहाँ से हल्का सा फाड़ के ऐसे फाड़ के निकाल लेते हो। ठीक है, कहता है क्यों ऐसा बना रहा है, क्योंकि वहीं से फटे, वहाँ पे कमजोर कर दिया है वो। ठीक है, सब जगह स्ट्रेंथ सेम रहता तो फट भी नहीं करता वो। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी किया है कि अगर टेम्परेचर तुम बढ़ा दिए हो, ठीक है, एक कोहेसिव टेम्परेचर से, मतलब आपका ग्रेन बाउंड्री वीकर हो गया, तो आपका ग्रेन बाउंड्री से ही आपका क्रैक आएगा। क्रैक आया तो, ठीक है। एक टर्म मैं और बताना भूल गया, ठीक है, कि अगर आपसे कहीं पूछा जाए एवरेज नंबर ऑफ ग्रेन पर स्क्वायर इंच, एक स्क्वायर इंच में कितना जो है वो ग्रेन है, ठीक है, एवरेज नंबर एग्जैक्टली नहीं है, मतलब उसी के आसपास कुछ होगा, कहता वो कैसे निकालेंगे, तो आप इस फॉर्मूला से निकालिए, n इक्वल टू दी पावर n-1। कहता ये n क्या है सर, कहता ये है आपका साइज नंबर। कहता साइज नंबर क्या होता है, क्या सब कुछ कितना जानोगे यार। ठीक है, या तो सीधे सीधे फॉर्मूला आएगा या फिर साइज, वो साइज नंबर दे के रखेगा, तो आप तो वैल्यू डालो, आप निकालो उसको। ठीक है, चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। सरफेस डिफेक्ट्स में दो चीज़ें और पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है, लो एंगल बाउंड्रीज पढ़ना है हम लोगों को, और आगे चल के हमको ट्विन बाउंड्रीज पढ़ना है और स्टैकिंग फॉल्ट भी पढ़ना है हम लोगों को। उसके बाद जाके हम लोग स्ट्रेंथिंग मैकेनिज्म में जाएंगे। ठीक है, चाहे वो ग्रेन साइज रिफ्रेशमेंट है, रिफाइनमेंट है, या फिर कोल्ड वर्किंग है, सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग है, या कंपोजिट्स है, इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे के वीडियोज में कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, इस पूरे प्लेलिस्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था।